मैं इस वीडियो में जो दिखाने वाली हूँ उसका यूज़ आपको यूपीएससी एसए में, उसके बाद एथिक्स में जो क्वेश्चन आया, फिर ज्योग्राफी ऑप्शनल, फिर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में जो स्टूडेंट है, उसके बाद जो 11th-12th में जो स्टूडेंट है, उसके बाद जीएस थर्ड के इन्वायरमेंट पार्ट में इसका यूज़ करना सिखाऊंगी। इससे पहले आप इस वीडियो, हम एक ऐसी कंट्री में रहते हैं जहाँ हमें गलियों की या स्ट्रीट्स की आदत है। हमारे घर तक भी कोई ना कोई रोड या गली जाती ही है और इसलिए ड्राइविंग या साइकिल चलाना हमारे लिए लाइफ स्किल माना जाता है। पर इंडिया में ही एक ऐसी जगह भी है जहाँ ना तो रोड्स ना गलियां हैं। ये है कश्मीर की डल लेक, जहाँ पानी पर ही घर भी है, मार्केट भी है, सब्जी मंडी भी है, फ्लोटिंग एटीएम भी है, पोस्ट ऑफिस भी है और स्कूल भी है। मतलब पूरा का पूरा टाउन इस लेक में ही बसता है। तो अपनी कार को और साइकिल को पार्क करके शिकारा में आ जाओ, क्योंकि यहाँ पहुँचने का एक यही जरिया है। कश्मीर के दिल यानी श्रीनगर में 22 स्क्वायर किलोमीटर में फैली ये डल लेक, ये इतनी बड़ी लेक है कि इसमें ऑलमोस्ट 50,000 से ज्यादा लोग रहते हैं। और यहाँ पर एक बहुत बड़ी फ्लोटिंग मार्केट भी है जिसे कहते हैं मीना बाजार। और यहाँ से आप शिकारा में बैठे बैठे शॉपिंग कर सकते हैं। डल लेक पर लगती है एक फ्लोटिंग मार्केट जो डल लेक पर रहने वाले लोगों की ही होती है। डल लेक पर ही उन लोगों के फ्लोटिंग फार्म्स होते हैं। नाव पर भी लोग सब्जियां बेचते और खरीदते हैं। यहाँ पर रहने वाले लोगों की जिंदगी में इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है शिकारा का। और कमाल की बात ये बनता भी लेक पर ही है। श्रीनगर में टेम्परेचर -5 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, मतलब इतना कम कि डल लेक फ्रीज हो जाती है। पर जब इतना ठंडा टेम्परेचर हो जाता है तो यहाँ के लोग खुद को ठंडा रखने के लिए एक अपना अपना पोर्टेबल हीटर लेकर चलते हैं, जिसमें ना इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है ना चार्जिंग करने की। ये अमेजिंग हीटर है कश्मीर की कांगड़ी। कोई डाउट नहीं है कि ये लोग इंडिया की सबसे ब्यूटीफुल जगह में से एक में रहते हैं, पर इस बात में भी कोई डाउट नहीं है कि इनकी लाइफ हम लोग सब लोगों की लाइफ से कहीं ज्यादा मुश्किल है। रात को भी कैसी गर्मी रहेगी क्या? मैडम हम इधर खुद गर्मी से परेशान हो गए हैं। मैं इधर इतना लाइफ में गर्मी देखा ही नहीं था। आपकी बार गर्मी पड़ा ज्यादा सर इस साल इतना गर्मी हमने देखा। मैंने दोस्तों सिर्फ सोच कर देखिए कि श्रीनगर में डल लेक नहीं है। डल लेक की जगह एक गंदा तालाब है। क्या सुंदर डल लेक के बिना श्रीनगर की कल्पना की जा सकती है? नहीं। पूरी दुनिया में अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर डल लेक में साल दर साल गंदगी बढ़ती जा रही है और वो दिन दूर नहीं जब डल लेक गंदे तालाब में तब्दील हो सकता है। डल लेक में पॉल्यूशन 40 साल पहले शुरू हुआ, जब टूरिस्ट के नंबर में इजाफा होने लगा और कमर्शियलाइजेशन की वजह से डल लेक में होटल और हाउस बोट बढ़ने लगे। नतीजा ये हुआ कि जो भी पॉल्यूशन और वेस्ट मैनेजमेंट हाउस बोट और होटल्स में जमा हुआ वो सीधे सीधे डल लेक में चला गया। एक रिसर्च पेपर जो 2007 में पब्लिश हुआ, इस रिसर्च के अकॉर्डिंग डल लेक में 1000 हाउस बोट हर साल लगभग 9000 मैट्रिक टन वेस्ट जनरेट करती है, जो सीधा सीधा डल लेक में जमा होता है। इसी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग साल 2007 में 50 मिलियन लीटर गंदा पानी डेली बेसिस पर डल लेक में चला जाता है। इस पर बात करनी बहुत जरूरी है। पॉल्यूशन की वजह से डल लेक साल 1971 में 2545 एकड़ से 1620 एकड़ तक सिकुड़ गया है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि डल लेक की हालत क्या है। डल लेक को बचाने के लिए नेशनल और इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्स तैयार किए गए। साल 1971 में श्रीनगर मास्टर प्लान, ऐसे ही बहुत से प्लान डल लेक को बचाने के लिए किए गए, लेकिन डल लेक की कंडीशन में कोई सुधार नहीं आया। आने वाले सालों में डल लेक पूरी तरह खत्म हो सकता है। अंत में हम कह सकते हैं कि इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार, निजी क्षेत्र और नागरिक समाज को शामिल करने वाले सहयोगात्मक प्रयासों की आवश्यकता है। थैंक यू। हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। आइए अब जो आपने देखा उस कंटेंट को यूज करना सीखते हैं। जब मैंने अपना टीचिंग का कोर्स किया था तो वहां पर हमें ये सिखाया गया था कि स्टूडेंट कैसे सीखता है, जिसमें LSRW
यानी लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। सबसे पहले हम सुनते हैं और देखते हैं, फिर हम उस चीज को बोलना सीखते हैं, उसके बाद हम उस चीज को रीड करते हैं और फिर हम राइटिंग करते हैं। लेकिन जब हम इस प्रोसेस को फॉलो नहीं करते तो हमारे सामने समस्या आनी शुरू हो जाती है। तो चलो, अब आपने तो ये सारे प्रोसेस को फॉलो कर ही लिया है, तो अब हम इसका यूज करना सीखते हैं। जैसे इसका यूज हम एस्से के इंट्रो पार्ट में करना सीख सकते हैं। एस्से की भूमिका, जैसे कि आपको पता है कि एस्से एक स्टोरी, डाटा, फैक्ट से लिखा जाता है, तो आप इसका यूज एस्से को लिखने के लिए कर सकते हैं। या अगर जीएस थीम बेस्ड कोई एस्से आता है तो हमें वहां पर मल्टीपल एंगल दिखाने होते हैं, मल्टीपल डायमेंशन दिखाने होते हैं, जैसे कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्निकल, इन्वायरमेंट, लीगल, हिस्टोरिकल, इंटरनेशनल अफेयर, डिजास्टर मैनेजमेंट, एथिक्स। तो उसके एक पार्ट जो ये इन्वायरमेंट वाला पार्ट है, उसमें आप इसका यूज कर सकते हो जब ऐसे लिखोगे। उसके बाद एथिक्स में 2015 में आए पीवाईक्यू को देखिए। पर्यावरणीय नैतिकता का क्या अर्थ है, इसका अध्ययन करना किस कारण महत्वपूर्ण है, पर्यावरणीय नैतिकता की दृष्टि से किस एक पर्यावरणीय मुद्दे पर चर्चा कीजिए। तो किसी एक पर्यावरणीय मुद्दे पर वो चर्चा करने के लिए यूपीएससी हमसे कह रहा है, तो आप इसमें भी इस कंटेंट का यूज कर सकते हो। इसको एज ए केस स्टडी बना के जिनका भी ज्योग्राफी ऑप्शनल है वो यूज कर सकते हैं। जीएस1 ज्योग्राफी में भी इसका यूज किया जा सकता है। प्लस ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के जो स्टूडेंट है, साथ ही 11th-12th ज्योग्राफी जिन्होंने ऑप्शन लिया हुआ है, वो भी इस कंटेंट का यूज कर सकते हैं। इसके साथ ही जीएस थर्ड में बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि इकोनॉमी, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक। तो इसके इस वाले पार्ट में हम इसका यूज कर सकते हैं। तो बस मुझे यही बताना था। इसी तरीके से मैं आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ लाती ही रहूंगी।